सो ये जो इकोलॉजी होती है ये बड़ी पावरफुल चीज होती है कि आप एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जाम देते रहे ना इससे पहले। यस सर। थके हो यार आज महीने की? नहीं सर, नहीं सर। तो एग्जाम दे के जब आप निकलते हो अब देखा कभी हुआ है आपने एग्जाम दे के जब निकलते हैं तो आप एक ठंडी सर रिलैक्सेशन फील, जैसे वो बोझ किस चीज का है? वो इकोलॉजी का है जो बड़ी इन्विजिलेटर फिर रहे हैं, हर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। रिमेंबर द हॉथॉर्न इफेक्ट, एवरीबॉडी थिंक्स है। आप ऐसी मीटिंग्स का पार्ट रहे हैं कि जब आप मीटिंग से निकले हो आपको लगा है कि यार मैंने कहा था ना कल्चर, यू सेंस इट, यू कैन फील इट बट यू कैन नॉट राइट इट ऑन पेपर। बट कभी आप ऐसी मीटिंग्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से निकले कि मीटिंग्स निकल के ऐसा लगा कि यार जैसे कोई बोझ हट गया सीने से? क्यों? क्योंकि वो इकोलॉजी की पावर होती है। ये जे एडगर हूवर का आपने नाम सुना होगा, एफबीआई का। आज भी मतलब शायद वही करूँ काम मैंने क्विकली। उसमें मूवी भी बनी है जे एडगर के नाम से, आई थिंक लियोनार्डो डिकैप्रियो। वो ऑफिस में ना जब बुलाता था तो इंटरव्यू लेने के लिए जो उसने अपनी सीट के नीचे एक बड़ा सा एक स्लैब था ताकि वो जो इंटरव्यू जो भी बंदा उसे बात करने आया वो एक लोअर लेवल पे हो, क्योंकि ही वाज एविड रीडर ऑफ मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को ने जो ब्यूरोक्रेसी बनाई है उसके कुछ फायदे हैं, लेकिन अगर आपने उसके नुकसान पढ़ने हो तो अभी इंडिया ने एक हरकत की, उसका एक शॉर्ट स्टोरी है कृष्ण चंद्र की, जामुन का पेड़, अबाउट ब्यूरोक्रेसी। सिर्फ 13 वो रिमूव आपने पढ़ी है? वो सुनी है? सुनी है सर जी सर। देखा वो क्या है? इट्स ऑल अबाउट ब्यूरोक्रेसी। अगर आपने जामुन का पेड़, फाइनली ये एज एन असाइनमेंट कि यूं सबके साथ डिस्कस करनी है तुमने, या सबको मैं शेयर करूंगा जामुन का पेड़। देखो ये है कल्चर, ये है ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिस्टिक एसओपी मैक्स वेबर कल्चर। और एक वजह है कि उसको आई थिंक फर्स्ट ईयर एफएससी या उस करिकुलम से उसको रिमूव किया गया। ठीक, देयर इज अ रीजन उसको रिमूव किया गया। ठीक, तो वो कहता है कि आप अपने के मैक्स वेबर कहता है कि अगर आप सीईओ हैं या डायरेक्टर हैं तो अपना रूम बहुत बड़ा रखें उसमें पेंटिंग, और आपके जो एक बड़ा सा महागनी का टेबल होना चाहिए, बहुत बड़ा सा। ठीक है, ताकि आप जब कमरे में दाखिल हो रिलेटिव टर्म्स आप कमरे की उस मैग्नेनिमिटी में अपने आप को बहुत छोटा महसूस करें। ठीक, और आप खुल के बात ना कर सके, उसके बजाय कि एगैलिटेरियन इक्वल, जैसे गूगल में एप्पल में आप बैठे हैं, साथ बैठे हैं, तो आप इकोलॉजी आपको एक रिलैक्स माहौल बताती है और आप यू कैन से थिंग्स दैट आर, यू कैन स्पीक द मैं किसी से डिस्कशन कर रहा था, एक इंडियन है मेरा दोस्त कंसल्टिंग, वो मैं उसे बता रहा था, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, से थिंग्स दैट आर सेफ unsafe but true, but instead of things that are and don't say things that are unsafe, that are safe but untrue. तो उसने बड़ी मजे की मुझे उस बात की, उसने कहा अपने स्टूडेंट्स को बताओ राइट टॉक और राइट टॉक। ठीक है, एक राइट टॉक होती है जो कि मतलब लोग सुनना चाहते हैं, और एक राइट टॉक होती है जो कि राइट टॉक होती है, सही सच बात। ठीक, सो दिस इज ऑल टू टेल कि जी जो फिजिकल लेआउट भी जो है उससे ही यू कैन स्टार्ट ये अच्छा। उसके अलावा इसमें मैंने जैसे मीटिंग्स की बात की, इसमें और बहुत चीजें हैं। इसमें आपकी मिशन स्टेटमेंट भी आती है कम्युनिकेशन में, मैं बताऊंगा। ठीक, देखें, और इसमें आपका स्ट्रक्चर आता है, फंक्शनल है, मैट्रिक्स है, स्केलर चेन ऑफ कमांड पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस है, या टीम बेस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, ये भी एक आपको पता चल जाता है। अच्छा, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स नहीं है। ठीक, अगर आप एनवायरनमेंट देखें
अगर आप हाईली टर्बुलेंट, अगर आप सीमेंट बना रहे हैं, सॉरी मैं, सो एनवायरनमेंट वोलेटाइल नहीं है, स्टेबिलिटी है, ठीक, और उसके अलावा, और इसके अलावा सॉर्ट ऑफ ओलिगोपोली है, बैरियर्स टू एंट्री, पोर्टर्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यू कैन हैव अ ब्यूरोक्रेटिक चेन ऑफ कमांड, बट अगर आप टेक कंपनी में हैं, ठीक है, आपकी इन्वायरमेंट और आपकी मार्केट हाईली वोलेटाइल है, हाईली हुआ है, तो तब आपका स्ट्रक्चर टीम क्रॉस बेस्ड, you have to have quick decision making, so you have to have क्रॉस फंक्शनल टीम्स एज अ स्ट्रक्चर, ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल इसका स्ट्रक्चर, इसका पार्ट है। उसके अलावा मिशन स्टेटमेंट, ठीक, I told you previously mission statements are most of the times just platitudes, just कहा जाता है जी और ये core values बस लिखी, but this practice is not, but there are mission statements which can help you and your workers and guide you, the even your customers, what are your basic assumptions and what are your beliefs. मेरी फेवरेट इसमें है अनीता रोडिक। अनीता रोडिक इज द फाउंडर ऑफ बॉडी शॉप, और उसकी मिशन स्टेटमेंट है प्रॉफिट्स विद प्रिंसिपल्स। कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं करते वो, ठीक, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, उनके प्रोडक्ट्स में कोई एनिमल डिराइव नहीं होता, ऑल वेजिटेरियन होता है, ठीक। इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पे लिखी है अनीता रोडिक की मिशन स्टेटमेंट बॉडी शॉप की, आप पढ़े। और उससे मैंने कहा था ना, आप उससे उसको एक बॉडी शॉप को कंपेटिटिव एज, पाकिस्तान में शायद नहीं इतना यूज होता, लेकिन वेस्ट में आप देखेंगे तो बॉडी शॉप को कंपेटिटिव एज ही इसलिए मिला है कि उनकी लाइन अप के मिशन स्टेटमेंट can tell your employees, which are your internal customers and your external customers, what you believe in, how you expect your people to behave, and what makes you distinctive. Distinctive होना भी जरूरी है, ठीक है ना। It's a function, boundary defining function होता है। Mission statement, ठीक, symbols, logos, ये भी एक विजिबल चीज है। इनफैक्ट इसमें लोग आपके प्रोडक्ट भी आपके कल्चर का बारे में बताते हैं, जैसे मिनिमलिस्टिक प्रोडक्ट है एप्पल के, ठीक, आपके एड्स भी आपके कल्चर के बारे में बताते हैं। एक दूध है चाय के लिए जो स्पेशली तरंग, आपने उसकी एड कैंपेन देखे, दे आर थ्रोइंग इन मनी आफ्टर मनी, बट इट्स फ्लॉड। व्हाई? चाय के लिए खास दूध एक नीश चीज है, वो बहुत ही एक लग्जरी लोग होंगे जो, वैसे तो जो दूध है गरीब आदमी जो है वो, लेकिन जो चाय के लिए स्पेशली अलग दूध हो, ठीक, वो तो वही है, वो जो आई थिंक नेस्ले का था, जो एक मिल्क जो कि स्पेशली चाय के लिए, वो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट देखें क्या सटल है, उसकी पैलेट क्या यूज हुई है। और तरंग वाले इतने ओवर द टॉप और लॉलीवुड की साइमा और इस तरह के टारगेट ऑडियंस जो है उनको पता ही नहीं क्या, मतलब यानी कि इट शोज के जो तरंग का ओनर है उसको पता ही नहीं क्या वो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक। so we can go on and on about it. So symbols are very important. अभी देखो स्टैचू, सिंबल्स कह रहा हूँ, लोगोज, सिंबॉलिक वैल्यूज लोगो की आपकी, ठीक, आपका क्या साइन है, ठीक। बहुत से ये भी आर्टिफैक्ट्स में आते हैं, इस पे बहुत मेहनत की जाती है। अमेज़न का आपने देखा है, ये इस पे पूरी आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्री के हर लोग, अब वो एरो ए से जी तक जा रहा है, सब्लिमिनली वो बता रहा है कि ए टू से जी तक हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। सो लोग स्टैचूज की संभाल, अभी बहुत से स्टैचूज गिराए जा रहे हैं, सद्दाम के स्टैचूज गिराए गए। बहुत से लोग, अगर आप अरुंधति रॉय की पढ़े, एक 9/11 के फौरन बाद उसने आर्टिकल लिखा था, बहुत अमेजिंग आर्टिकल, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। सो जॉर्ज बुश ने कहा था, इन लोगों ने जिन्होंने प्लेन्स मारे इन्होंने हमारी लिबर्टी पे अटैक किया। अरुंधति राय का आर्गुमेंट ये था कि अगर उन्होंने लिबर्टी पे अटैक करना होता तो जो सिंबल है लिबर्टी का, वो तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उस पे मारते। उन्होंने जहाज मारे, जो ट्विन टावर्स थे वो वहां पे ज्यादातर
इकोनॉमिक ये जो है हमारा कैपिटलिस्ट, जो कि इनइक्वल, जो प्योर कैपिटलिज्म नहीं है, बट इट वाज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो 9/11 में ट्विन टावर्स से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते थे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का। ये जो आपका आंसर है, आप जो बात कर रहे थे, वो एक सिंबल थे 2 टावर्स। उन सिंबल्स को गिराने का मकसद था कि हम इस इकोनॉमिक ऑर्डर को नहीं मानता जो कि इस तरह क्रोनी कैपिटलिज्म, टू बिग टू फेल, जो कि इनइक्वालिटी दुनिया में फैला रहा है। और दूसरा सिंबल था पेंटागन, जो कि पूरी दुनिया में जाके जंगे। अरुंधति रॉय कहती है कि ये 2 सिंबल्स थे, एक मिलिट्री माइट उसको गिराया और एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी उसको गिराया। उसने कहा अगर आप लिबर्टी के सिंबल को उन्होंने गिराना होता तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे प्लेन मार, दे आर नॉट अगेंस्ट आवर लिबर्टी। ठीक, सो खैर, this is artifacts. To sum it up, these are your organizational structure. On first instance you might not understand it, but with deeper thinking you say कि यार ये open layout क्यों नहीं है, ठीक है, offices कुछ लोगों के बड़े corner office में आ रहा हूँ, मिशन स्टेटमेंट है, लोगोस हैं, सिंबल्स हैं, एड्स हैं, स्टोरीज हैं, एवरीथिंग दैट इज विजिबल, बट इसको भी डिसाइफर करना आसान इतना इजी नहीं है। These artifacts sit on what is called espoused values or justified values. जी सर, ये जो होती है सर टर्मिनोलॉजीज होती हैं या वो जो इवॉल्व करती हैं वक्त के साथ साथ, जिस तरह आईटी में कंसोल का कुछ और मतलब है, मेरे इसी तरह से कुछ टर्मिनोलॉजीज का मेडिकल में और मतलब होता है सर, ये भी इसी तरह इवॉल्व होती है। लैंग्वेज मैंने कहा था ना, लैंग्वेज भी है ये आर्टिफैक्ट। जोक्स हैं, जोक्स खास तरह के जोक्स जो हैं मुल्की लेवल पे भी वो कल्चर का हिस्सा होते हैं, मतलब वो बताते हैं कि किस तरह का कल्चर है। मैं जाना नहीं चाहता था कि गालियां किस जो, मतलब हमारा एक कल्चर ऑफ ऑनर है, तो हमारी गालियां भी बड़ी ऐसी होती हैं जो कि अगले के ऑनर के ऊपर हो। आप बाहर के मुल्कों में गालियां देखेंगे तो वो इस तरह की नहीं होती। सो वो आप ऑर्गेनाइजेशन की जो लैंग्वेज होती है, ठीक, मैं और तुम खड़े, मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया, आप इसको देखें कि किस तरह से एक बंदे ने इस सारे गेम को डिसाइफर किया था। वो एक रियल कैरेक्टर है, उसकी बुक भी बड़ी फेमस है, लेकिन उस पर मूवी भी बनी है, इसमें भी खैर लियो डिकैप्रियो, द कैच मी इफ यू कैन। उसको समझ आ गई थी कि क्या तरीका है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिचुअल्स, अगर आप कुछ बेसिक रिचुअल समझ जाएं। आपने वो मूवी देखी है, उसमें टॉम हैंक्स भी उसके पीछे भाग रहा होता है उसको पकड़ने के लिए। वो पायलट भी बनता है, वो डॉक्टर भी बनता है, वो लॉयर भी बनता है। इट्स अ ट्रू स्टोरी। वो उस देखो, सो अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार कहीं देख, लोगों ने जो है ना CSR बहुत कर रहे हैं, इस पे इनका ईवी पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, तुम और उसके पे तुम कहोगे सर बात तो है, ये ईवीपी के लिए मुझे एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन एक थर्ड पर्सन है वो कहेगा ये क्या बात कर रहे हैं, बट हमारी एक लैंग्वेज है। सो ये अगर आप फूको को पढ़ें कि इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज बनाई इसीलिए जाती है कि हर डिपार्टमेंट अपनी लैंग्वेज भी बना लेता है कि अपने क्या हम एक शेयर्ड लैंग्वेज है जो बाहर के लोगों को समझ नहीं आती। लाइक अगर तुम डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर हूँ, और पेशेंट आता है, ठीक है, लेट्स से वकास पेशेंट को लेके आता है, वकास आता है, वकास को मैं क्यों पकड़ूंगा, ठीक है, और मैं कहूँगा डॉक्टर कयूम पेशेंट इज पायरेक्सिक, और तुम कहोगे आई कंकर। ये बिल्कुल कैच मी इफ यू कैन, अगर आप देखें मूवी तो उसमें बिल्कुल इसी तरह वो देखता है कि ये करते क्या है। अब पायरेक्सिया का क्या मतलब है? लैटिन वर्ड है फीवर के लिए, हाई टेम्परेचर। इतने लैटिन वर्ड्स हैं मेडिकल लैंग्वेज में सारे, ग्लूटियस पेक्टोरस मेजर, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये सारे लैटिन वर्ड क्यों इन्होंने रखे हुए, ताकि वो बंदा जो वकास लाया होगा वकास घबरा जाएगा कि पायरेक्सिया पता नहीं क्या है। क्योंकि अगर हम सिंपल चीजों को कर देंगे तो मैं कहूंगा कि अच्छा यार इसको ड्रिप लगाते हैं नॉर्मल सलाइन की, और नॉर्मल सलाइन की सिर्फ पानी होता है और उसमें न्यूरोब्यूरोन का इंजेक्शन लगा दो, वो एक मल्टीविटामिन है, उसे वो ब्लू हो जाता है, अच्छा ऐसे 3,000 रुपए ले लो। वो कहेगा भाई इन्होंने तो वो गेम किया पायरेक्सिक आदमी को। सो इसमें बड़ी अनएथिकल हरकतें भी होती हैं जो कि मैंने ऑब्जर्व की है। सो यस,
फिर फाइनेंस की अपनी हर कोई अपनी लैंग्वेज फिर डिराइव करता है। स्टोरीज ऑफ हीरोज एंड विलेंस भी फिर स्टोरीज के बारे में कंफ्यूजन है। जैसे आजकल ढोकला ये जो है, तो अब आजकल एक चीज सरफेस हो रही है यार, टाइम आज ये चीजें खत्म करनी है भाई। अब हम क्लियर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जी जब सियाचिन पर अटैक हुआ था, वो फेमसली जनरल ज़ियाउल हक जो उस टाइम चीफ मार्शल, ही सेड के नो वरीज, नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर। ठीक है, वहां तो घास का एक वो नहीं उगता। बट एक्चुअली 62 में जब ये एक्साई चीन पे चाइना चढ़ आया था और नेहरू को पता नहीं था, तो नेहरू को बताया गया कि जी एक्साई चीन उन्होंने ले लिया। तो नेहरू ने कहा कि इट डजंट मैटर, वहां पे तो एक ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं उगता। अब जिया ने कहा है, नेहरू ने कहा हमें नहीं पता। लेकिन ये स्टोरीज होती हैं, ये भी उसका हिस्सा होती है। लैंग्वेज, यू आर राइट, नेशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज के ऊपर राइट्स हुए हैं। जो 71 का असल कॉज था, रूट कॉज, वो लैंग्वेज था। लैंग्वेज राइट्स इंडिपेंडेंस के बहुत अरसे बाद हो गए थे। ठीक, तो यू आर राइट, लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज उनको होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा सब लैंग्वेजेस भी होनी चाहिए, लेकिन ओवर आर्चिंग एग्रीमेंट होना चाहिए। बट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक, स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज बनाते हैं यार, आप नहीं बनाते। आपकी एक लैंग्वेज होती है, हर टीचर के बारे में एक आपका एक स्टोरी होती है। आप तो नहीं, आप तो ये भी है कि मैं बीबीए वगैरह के बच्चों की बात कर रहा हूँ। सो यस, आपका यही क्वेश्चन था, मैंने नोट किया पिछले लेक्चर से कि मैं क्वेश्चन सही तरीके से कैप्चर नहीं करता। ठीक, सो ये आर्टिफैक्ट्स पढ़े हुए हैं जनाब। एस्पाउस्ड बिलीव्स, एस्पाउस्ड बिलीव्स क्या है जनाब? इट्स सिंपल, these are beliefs, do's and don'ts, acceptable, unacceptable. Again, there's no way, nothing to be evaluative here. ठीक, it's just what the way we do things here. Okay, आप मोटरवे पुलिस को वाले को रिश्वत देना, वो नहीं लेगा। मोटरवे पुलिस का एक कल्चर है। आप पंजाब पुलिस वाले को दें, वो ले लेगा, उसका एक कल्चर है। मैं किसी को गलत सही नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल। आप चेन ऑफ कमांड जंप कर जाएं जैज में, कोई मसला नहीं, बल्कि वो इनकरेज करते हैं कि हाँ ऊपर बात करें। अगर आपका मसला मैनेजर से, आप आर्मी में चेन ऑफ कमांड जंप करें, आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए तैयार हो। यू कैन नॉट जंप द चेन ऑफ कमांड। सो इफ ये जो ऊपर आर्टिफैक्ट्स हैं, इनको समझने के लिए इनके नीचे जो बिलीव्स और वैल्यूज या स्पाउस जस्टिफिकेशंस है। सो अगर आप उनसे पूछेंगे कि देखें ये तो डूज एंड डोंट्स हैं, बट ये क्यों है? I mean, so they have to give some justification for their values or beliefs, maybe for their goals or strategy, or they think that there is just one right way of doing things. For example, why can't you call the rector? Or why can't I call the rector? Why cannot you email the rector? क्या मसला है? आपको उनके पीओ को क्यों कॉल करनी पड़ेगी पहले? आप उनको ईमेल सीधी क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कोई अंडरलाइन बिलीव और वैल्यू है ना, उसको जस्टिफाई अगर आप उनको, फिर यहाँ पे आपको, मैं अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि देखो सर्वे रिसर्च अप्रोच एडीए ठीक है, लेकिन असल में एथनोग्राफिक, लाइक आप सेलिएंट आप ऑब्जर्व करें इंटेंसली, शायद कहता है, और फिर सेलिएंट लोगों से बार बार इंटरव्यू करें कि चक्कर क्या है भाई, मसला क्या है, आप क्यों ये कर रहे थे। तो वो आपको एक कुछ नहीं कि देखें सर वो रिस्पेक्ट होती है ना, फिर आप रेक्टर को ऐसे तंग करें, क्या मतलब तंग नहीं कर सकते। अगर मैं एक एज अ फैकल्टी डायरेक्टली रेक्टर को कॉल करना चाहता हूँ, वो तंग होंगे। अगेन अब नेशनल कल्चर पे हम आएंगे, पावर डिस्टेंस, ठीक, मे बी ईगो का इशू। आप फोन उठा के शाम को, मतलब आपको कोई इशू है, आप को मेरे से इशू है, आप सीधा डीन को या रेक्टर को क्यों नहीं कॉल कर सकते? आप स्टूडेंट है, आप स्टेक होल्डर है, आप कस्टमर्स है।
नहीं कर सकता, अच्छा जी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी पहले पीएस से, क्यों? अच्छा क्यों नहीं है टीम बेस्ड कल्चर, क्यों चेन ऑफ कमांड? भाई देयर इज एफिशिएंसी इन दैट, टीम में बड़ी लड़ाइयां होती है अगेन लाइक बहुत ज्यादा, फिर वो टाइम लेती हैं टीम्स में, फिर वी वांट एफिशिएंसी। चेन ऑफ कमांड में देखें फिर इस तरह से तो केओस हो जाएगा, हैपेजार्ड हो जाएगा, लेफ्टिनेंट अगर सीधा पर गए तो मे बी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन चेन ऑफ कमांड इज इम्पोर्टेंट, बट अगर वही आप ले आए नादरा में या वापडा में तो भाई आप थोड़े से आप चेन ऑफ कमांड का इतना क्यों कर रहे हैं? आप सियाचिन आपने बॉर्डर पर लड़ जान तो नहीं देनी ना, तो आप क्यों नहीं टीम बेस्ड? वैसे टीमों में टीम में फिर वही मसला होगा, आपको खुल के बातें करनी पड़ेंगी, ठीक? हर कोई मतलब फिर एक कल्चर, एक आपने रेडिकल कैंडर देखा है आपने, वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट या उसकी समरी आपने सुनी है? आपको एक एनवायरनमेंट रेडिकल कैंडर की क्रिएट करनी है, यहाँ पे एक्स जहाँ पे वर्टिकल एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे है पर्सनली केयरिंग, और वाई एक्सेस पे एक्स एक्सेस पे है डायरेक्टली चैलेंजिंग। मैंने आपको जो दी है हाउ टू बी अ गुड बॉस, टिम स्कॉट की, आपने सुनी है वो? वो ऑडियो सुनी, वो वीडियो थी, सॉरी सर, वो जो बोल रही थी। हाँ उसमें वो कहती है फर्म रहती थी उनकी जो मैनेजर। देखा उसमें कितनी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता, जो जो एक्रोनिम है हिप, बी हम्बल, जितना मुझे से बी हेल्पफुल, और आई बी इमीडिएट। जी सर, बिल्कुल। और उस मैंने कहा था कि उसने नया काम नहीं किया, लेकिन लोग एंड बी पर्सनल, यानी कि अगर प्रेज देनी है इमीडिएट प्रेज, प्रेज पब्लिक में, हेल्प में पब्लिक में प्रेज, और अगर क्रिटिसिज्म भी करना है बट क्रिटिसिज्म करें, मतलब उसने कहा कि मैं अपनी जॉब में इसलिए फेल हुई, जो एक, अगर मुझे सही याद पड़ता है कि वो कह रही थी कि वो बंदा, उसने वो जो इस लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में जो 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 था, कौन सा था, नेगेटिव सॉर्ट ऑफ एम्पैथी के, उसको मैं पसंद करती थी, लेकिन फिर मुझे उसे फायर करना पड़ा तो वो हैरान हो गया। तो उसने कहा मैं अपनी जॉब में इसलिए फेल हुई कि मैंने उसको राइट टाइम पे क्रिटिसाइज नहीं किया। रिमेंबर दैट? सो वो सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, और उस पर, लेकिन वो रेडिकल कैंडर आजकल हर कोई कहता है जी गूगल रेडिकल कैंडर, आप है यार रेडिकल कैंडर का भी हमें पता है, टिम स्कॉट का भी पता है, और ये जिधर से आइडियाज के ले रही है हमें वो भी पता है, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। उसने 20 स्पेसिफिसिटी की भी उसमें बात किया उसने, ठीक? अगर आप दोबारा समझ, ठीक? तो आप हैं सर जनाब, हमसे बात, हमें रेडिकल कैंडर पता है, हमें किम स्कॉट पता है, लेकिन हमें बियॉन्ड स्किनर भी पता है, जहां से किम स्कॉट ने थोड़ा बहुत प्लेजरिज्म किया है। सो वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक? सो आर्टिफैक्ट्स पड़े होते हैं, अंडरलाइंग बिलीव्स और वैल्यूज के, देयर इज दिस वन राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। टीम्स में बहुत ज्यादा कंसेंसस लेना पड़ेगा, उसमें टाइम जाया होता है, ठीक है? मीटिंग्स में एक मतलब अगर बहुत ज्यादा खुला हो गया तो लोग कहीं हमारे साथ लोग इनसिक्योर होते हैं यार, कहीं मुझे कॉल कर दिया। देखिए जो ज्यादा ही अपनी पावर पे एम्फसाइज करते हैं ना लोग, साइकोलॉजिकली मैं आपको बताऊं, वो इनसिक्योर लोग होते हैं, जो टाइटल्स के पीछे छुपते हैं, पीएस के पीछे छुपते हैं, वो अंदर से इनसिक्योर होते हैं, वो अपनी ईगो को ये देते हैं कि अच्छा मेरे तक पहुंचने के लिए जितने आप कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर आप हैं यार, डायरेक्ट बात करो मेरे से, डायरेक्टली चैनल। वो जो रेडिकल कैंडर है पाकिस्तान में अप्लाई क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, आप कहेंगे सर आप ये तो लोग तो पर्सनल ले जाते हैं, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। तो इसमें ऑफ कोर्स वी हैड द डिबेट ऑफ इंटरनेशनलिज्म वर्सेस पैरोकियलिज्म। अब जनाब सबसे खतरनाक चीज, ये दोनों चीजें आइसबर्ग, नीचे है बेसिक असम्पशंस। ये बेसिक असम्पशन की एक एग्जांपल है। व्हाट आर बेसिक असम्पशंस? देखिए, दीज आर टेकन फॉर ग्रांटेड अनकॉन्शियस बिलीव्स एंड assumptions by the top management। अगर आपको डेफिनेशन याद हो, ठीक याद है? ये असल पहली लाइन थी, बेसिक assumption। These are taken
for granted, जो basic assumptions हैं, beliefs, attitudes, feelings, which are a sort of managerial reality. ठीक? They define reality for top management. ठीक? अब before I come कि जी इसके pros और cons क्या है, मैं आपको एक पहले basic assumptions जो है ना, basic assumptions ये सब इनके ऊपर espoused values हैं, उनके ऊपर artifacts पढ़ेंगे. ठीक? So अगर एक बहुत बड़ा ऑफिस है CEO का जिसमें महागनी के टेबल हैं और चेन ऑफ कमांड बड़ी स्ट्रिक्ट है, आप तो उसके वो टेबल क्यों इतना बड़ा है? It rests on certain beliefs and values about what is right and what is wrong. आप उसको डायरेक्टली कॉल, और वो किस पे है? वो एक बेसिक अंडरलाइंग assumptions पे. Without going, मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दो कंट्रास्टिंग कंपनी से आपको बेसिक assumption का पहले एक चीज बता दूं, फिर मैं इसकी जरा इन डेप्थ बताऊंगा कि ये होती क्या है. देखें, जितना मैंने पढ़ा है, हमने आपस में एक केस भी डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा इस पे छप चुका है, बहुत ज्यादा इस पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं. Amazon is a very difficult, it's not a pleasant place to work, both in the warehouse and in the head office. Everybody in the Silicon Valley knows it. Amazon is not a nice place to work. People are not happy there. अगर कोई ऐसा हो तरीका कि आप बीजोस को ले जाएं किसी कमरे में, उसे कहें फ्रैंक डिस्कशन, वही एथनोग्राफिक अप्रोच, डिस्कशन करते 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 इन अ वीक मोमेंट आप उसे कहें why you have such strict working hours. So he would his assumption about his employees would come up. What he would say something like, you know, you cannot trust these employees. You have to be strict. You can be taken advantage of. What are these? These are his assumptions about his employees. Does it remind you of some other guy? जो मैंने कहा था, बहुत से लोगों को लोग कहते हैं कि थ्योरी एक्स ये कहती है. मैंने कहा थ्योरी एक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, मैनेजर्स हैव assumptions. याद है? जी सर. So बीजोस की जो टॉप लीडरशिप है, जो सीईओ की फाउंडिंग की बेसिक assumption about employees है कि employees are not to be trusted. They can take advantage of you, so you better take advantage of them and get the maximum out of them. Contrast that with an organization like Facebook. Brilliant culture, people love working there. Very amazing paternalistic policies, flexi hours, maternity leaves, nursery, बहुत सी चीजें होती हैं. ठीक. देखें, मैंने आपसे बात की थी कमिटमेंट की, अब ये एक साइड नोट पे है. सो खैर मैं कमिटमेंट पे आता हूँ. सो अगर आप ज़करबर्ग को कहीं कॉर्नर कर लें उसी तरह से और उससे डिस्कशन करते रहे और उसे कहें कि व्हाट आर योर assumptions about your employees or your product, you would say that I think that it's just like Mr. Rashid and we did an exercise in attitudes. He would say is basically that people can come up with, my team comes up with brilliant ideas if I pamper them, if I give them a fun, loving environment, if I treat them like an asset. If somebody has some grievance, I leaves up by town hall meetings, open culture. If somebody has a problem, we all the time we give them leaves, we allow them to work from home, paternity leaves, flexi hours, telecommuting, all the facilities. So ये उसकी basic assumptions.
जिसकी वजह से फिर वो आपको नजर आती हैं बिलीव्स और वैल्यूज में फिर और आर्टिफैक्ट्स। अच्छा अब है क्या ये सारा, ये दो टॉप सीईओज की वैल्यूज हैं, बेसिक अजम्पशंस हैं, अनकॉन्शियस बिलीव्स हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हैं, और ये टोन सेट करती हैं आइसबर्ग की ऊपर की। ठीक, अब मसला क्या है, basic assumptions define reality for you. It's a top management's reality. पहले तो ये समझो, and they are non-confrontable because they have worked in the past. वही definition, so they are considered valid. So they are not challenged except under one condition. जैसे हम बिलीव करते, हाँ, सो मैं कमिटमेंट की जो बात कर रहा था ना, ये जो कल्चर इस तरह, देखो कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट 3 तरह की होती है। नॉर्मेटिव कमिटमेंट, ये वो कमिटमेंट है जहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इसलिए क्रिटिकल है, और आपकी एक तो ऑर्गेनाइजेशन आप में इन्वेस्ट करती है, सो आप जैसे पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ आपकी नॉर्मेटिव कमिटमेंट है बिकॉज दे इन्वेस्ट इन यू। दूसरा, you identify with the organizational values, your values and organizational values are in line. उसके अलावा एक continuous commitment है, ये एक थोड़ी सी है कि जी मुझे कुछ अरसे बाद प्रमोशन मिलने जाएगी, मुझे कुछ अरसे बाद बोनस मिल जाएगा। कंटिन्यूस कमिटमेंट के लिए फिर आपको कैरियर पाथ वगैरह देने पड़ेंगे। एक होती है अफेक्टिव कमिटमेंट, दैट यू डेवलप फ्रेंड्स। ये जो फेसबुक पे ऐसा कल्चर है कि फ्रेंडशिप्स डेवलप, अफेक्टिव एज है, आप कहते हैं यार मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, मेरी इतनी दोस्तियां हैं, सारे दोस्त मेरे यहाँ हैं, मेरा किंडरगार्टन, देयर इज अ रीजन, मेरी यहाँ फेसबुक का जो स्कूल है, नर्सरी है, वहां पे मेरी बच्ची पढ़ती है, हॉस्पिटल भी अंदर है। तो ये है अफेक्टिव, यानी इसको आप कह दें कि मतलब मोहब्बत की जंजीरें कह दें, अफेक्टिव कमिटमेंट। तो ये भी कल्चर, सो आपकी रिटेंशन डिपेंड्स ऑन 3 टाइप्स ऑफ कमिटमेंट। नॉर्मेटिव कमिटमेंट, उसमें यह है कि आपकी वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज आप शेयर करते हैं। जो प्रिजन्स में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में जो आपके कंट्रेरियन कल्चर या कॉन्ट्रा कल्चर्स बनते हैं, या सब ऐसे कल्चर जो कि बैंक वाले ग्रुप में थे, वो ये है कि आप कहते हैं कि हम आपकी वैल्यूज शेयर नहीं करते, इसीलिए यूनियनाइजेशन होती है। ठीक, दूसरी है कंटिन्यूअस कमिटमेंट, ये आपको यह पता होना चाहिए कमिटमेंट की टाइप्स। और तीसरी है अफेक्टिव कमिटमेंट। सो दे स्पॉइल यू, ऑर्गेनाइजेशन लाइक गूगल, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फेसबुक, दे स्पॉइल यू, यू हैव फ्रेंड्स देयर, अ लॉट ऑफ चीजें उधर हो जाती हैं, तो आप यू फाइंड इट हार्ड टू लीव। ठीक, एक तो ये है। सो ये जो अंडरलाइंग assumptions हैं, they are they cannot be challenged. Why? Because until a crisis occurs, because they have worked in the past. So, और अब अगली बात, ये किन किन लिए होती है? They are about your employees, internal customer, जैसे मैंने आपको कहा, आपकी assumptions होती है। They are about products, your products, what business you are in, okay? They are about your customers, जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मैं कस्टमर इज नॉट द किंग, कस्टमर को मैं बताऊंगा कि क्या। उसकी बेसिक assumption ये थी, कस्टमर को क्या पता है। आई मीन हेनरी फोर्ड ने कहा था कि इफ आई आस्क्ड माय कस्टमर्स, आपने स्ट्रेटजी में पढ़ा हो कि व्हाट शुड आई डू, दे वुड हैव आस्क्ड मी टू बिल्ड फास्टर बगीज। ठीक, फोर्ड की assumption ये थी कि कस्टमर को कोई नहीं पता, मैं बताऊंगा कस्टमर को। ठीक है, दे आर अबाउट प्रॉब्लम्स, वो मैंने आप पहले बता दिया कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम and what is not a problem. ये भी basic assumptions है। What is, if something is a problem, then how to deal with that problem. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने बहुत जगह देखा कि जी ये प्रॉब्लम है कि भाई वो लड़का लड़की बेंच पर बड़ा पास बैठे हुए थे। सर आपको पता है वो फलानी लड़की वो सिगरेट पीती है, ये प्रॉब्लम है। लर्निंग हो रही है यूनिवर्सिटी में, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जिस चीज को आप प्रॉब्लम समझेंगे उसी को डील करेंगे। लर्निंग नहीं हो रही या हो रही है, अगर ये प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप उसको डील ही नहीं करेंगे। हर रोज मुझे वो कहते थे कि सर आप बाल कटाए, आपको देख के स्टूडेंट्स भी लंबे बाल। मैंने कहा यार मैं बहुत छोटा आदमी, लेकिन बाल आपने आइंस्टाइन के देखे हैं,
तो आपके हिसाब किताब से तो नष्ट में तो मतलब वो आ ही नहीं सकता था आइंस्टाइन, मतलब। लेकिन उनके लिए ये प्रॉब्लम है ना कि आपका सर हेयर कट जरा अब टर्न आउट ठीक होनी चाहिए, तो यूनिवर्सिटी में क्या है यार, ठीक। सो ये एक एग्जांपल है, देखें ब्रीफली मैं बताऊंगा वो ही हो रहा है। ये विलियम, ये बड़ा देखो बाज़ औक़ात आपको हम्बल होना चाहिए इससे। ये विलियम डेविडसन की, जब जापानीज ने होंडा, सुजुकी एंड यामाहा, इन्होंने लाइट मोटरसाइकिल जो आजकल जो यू टेकन फॉर ग्रांटेड आप लेते हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले बाइक सिर्फ हैवी बाइक्स होती थी, हार्ले डेविडसन, रॉयल एनफील्ड, जो अब लोगों को पता लग गया है, कोई मूवी आई है पता नहीं किसी पागल डॉक्टर पे, सॉरी एक डॉक्टर था जिसका एंगर इश्यूज थे। बहरहाल ये ऑप्शन, जब जापानीज ने उनकी स्लो लाइट मोटर बाइक्स बनाई तो मजाक उड़ाया गया, बहुत उनका मजाक उड़ाया गया, बिकॉज जो मैनेजरियल रियलिटी थी विलियम डेविडसन साहब की, बेसिक अजम्पशन जो थी अबाउट हिज प्रोडक्ट, अबाउट कंपेटिटर्स के बारे में, जी बेसिक अजम्पशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में, कंपेटिटर्स के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। So he said that bikes are not for transport; they are a collector's thing, and people do it because it's a lifestyle thing. So because it was taken for granted that bikes are a lifestyle thing, not a transport thing. It was taken for granted that Harley Davidson and British brand names are so big that Yamaha, Suzuki, and Honda can never replace them, because it was taken for granted that all the supply chain, distribution channels have strong contracts with us. So Japanese motorbikes would never be able to compete with us. Again, वही चीजें repeat होती हैं जो था वो रेकनिंग का, वो वोक्सवैगन वाला, ये टेकन फॉर ग्रांटेड था कि यार, तो ये मैनेजरियल रियलिटी कन्फ्रंट नहीं करा किसी ने की, क्राइसिस ने की, जब लोगों ने बाइक्स खरीदने शुरू किए एज ट्रांसपोर्ट, चीप भी थे। जब उनका ब्रांड नेम एस्टैब्लिश हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्टेड मूविंग अप और हैवियर, और सुजुकी, होंडा, यामाहा तीनों ने हैवी बाइक्स भी बनानी शुरू कर दी, और पूरी ब्रिटिश हैवी बाइक, जैसे कि कोई अमेज़न की स्टडी में, केस स्टडी में पूछ रहा था ना कि सर ये है तो सही अभी तक, बट कन्फ्यूशियस डायनामिज्म आगे पढ़ेंगे 100 साल बाद होगी या नहीं। कन्फ्यूशियस चाइनीज ऐसे सोचते हैं 100 साल बाद। आज एक जमाना था ब्रिटिश बाइक्स पाकिस्तान में यूज होती थी, मेरे फादर कहते हैं कि हाँ रॉयल एनफील्ड सब, अब वो वाइप आउट हो चुकी हैं, बहुत लिमिटेड। और ग्लोबली हैवी बाइक इंडस्ट्रीज में हार्ले डेविडसन अमेरिका में यूज होता है, बट ग्लोबली अच्छी बाइक्स आर ऑल जापानीज, ठीक। सो कहने का मतलब ये है कि बेसिक अजम्पशंस जो हैं दे शुड बी, they are valid, they give you stability, like we thought, they give you confidence, but also they should be revisited. It's something similar to group thing. It should be a revisiting के भाई देखो हम ज्यादा तो नहीं, अपना what has worked in the past might not work in the future. वही touch screen, वही Nokia, the story is same, see? So this is basic assumptions. These are managerial realities, top management's taken for granted assumptions, non-confrontable assumptions about their employees, about their products, about their customers, about their competitors, about their industry. See? And they should be revisited, otherwise they would be challenged when crisis comes. जैसे ज़लज़ला आता है तो हमारा ईमान जागता है और हम कलमा पढ़ते हैं, फिर हम वापस उसी स्टेट में चले जाते हैं, ठीक। मैं इस पे आऊंगा वापस, देखें, लेकिन मैं ज्यादा ऑन बोर्डिंग और सोशलाइजेशन, ठीक। और